हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित के ऊपर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो फर्स्ट T20 इंटरनेशनल हुआ उस पे कहाँ पे इंडियन टीम ने अच्छा काम किया और कहाँ पे उन्होंने स्टिल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जहाँ पे वो और भी अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो जैसा कि ये मैच हुआ उस पे इंडियन टीम की जो एग्रेशन थी, जो इंटेंट था, वो बहुत ही पॉजिटिव था। बहुत ही उन्होंने खुल करके एक्सप्रेस किया और विकेट गिरते रहे सामने से, बट उन्होंने प्रेशर जो रन रेट का प्रेशर था वो हमेशा मेंटेन रखा सामने वाले बॉलर्स के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया एक अच्छे टोटल पर पहुंच सका। जहां पे मुझे लगता है अगर इंडिया अपने फुल पोटेंशियल पे खेलती तो ये 240 230 तक जा सकते थे। बट अगेन डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग की एबिलिटी प्रॉपर ना होने की वजह से इंडिया ऑलमोस्ट 20-25 रन शॉर्ट रहा और एंड एंड ऑफ द डे वो टोटल पहुंचा जहां पे इंडिया आसानी से इजीली वो 16 17 18 ओवर में पहुंच सकता था, लेकिन उसको 20 ओवर लग गए कंपनी ये स्कोर को पहुंचने के लिए। फ्रेंड्स, इंडियन टीम ने जब शुरुआत की तो स्टार्टिंग में रोहित शर्मा जब टीम टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का डिसीजन लिया तो ये एक अच्छा डिसीजन था और उन्होंने काफ़ी अच्छा सोच समझ करके ये डिसीजन लिया। वो अपनी टीम की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते थे कि हम कितने स्कोर तक जा सकते हैं, और जब वो उतरे तो वो उसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे और उन्होंने क्लियर कट मैसेज अपना दे दिया था कि हम यहाँ पर अच्छे स्कोर्स करने आए और एक अच्छे रैपिड पेस के साथ करने आए। इंग्लैंड को उसी की भाषा में उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी था और शुरुआत भी उन्होंने ही की, ऐसा ही किया। कुछ 2 ओवर में ही ये 30 रन के आसपास इंडियन टीम बना चुकी थी, 2.3 ओवर्स के आसपास। और मोइन अली को ओवर एग्रेशन के चक्कर में रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे। बट वहाँ पे इंग्लैंड टीम को, सामने वाली टीम को ये लगा कि अब थोड़ा रनों पर अंकुश होगा। बट हुड्डा दीपक हुड्डा के आने के बाद रनों पे और तेजी आई और इंग्लैंड टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्लो क्यों नहीं खेल रहे। फिर दूसरा विकेट ईशान किशन का गिरा तो उनको लगा कि अब इंडियन टीम स्लो होगी, बट वो इंतजार ही करते रहे, वो वेटिंग गेम ही करते रहे और कभी भी वो अटैक करने के मूड पे ही नहीं गए। उन्होंने लगा कि विकेट गिरी है तो अब ये स्लो होंगे, ये स्लो होंगे, लेकिन एक एंड से वो प्रेशर कंटिन्यूस ही रखते चले गए और हर ओवर में 2 या 1 बाउंड्री अपना निकाल रहे थे। और एक समय पे ऐसा आया कि जब 15 ओवर हो गए थे इंडियन टीम के तो ऑलमोस्ट 160 165 पे वो आ चुके थे, जहां से वो अगले 5 ओवर में अगर 60 65 भी नॉमिनल हिटिंग करते तो वो इजीली 220 230 के आसपास पहुंच सकते थे। लेकिन यहाँ पे लैक हुई जो इंडियन टीम से, जो वो हुई कि वो पावर हिटिंग, जो अपने डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग है, वो उन्होंने प्रॉपर यूज नहीं कर पाए। और मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर्स इसमें नए खेल रहे हैं और कुछ तो टीम में वापसी कर रहे हैं, तो उन लोगों को वो पता नहीं है कि किस तरह से रनों को एग्जीक्यूट करना है या फिर रनों को कैसे आगे बढ़ाना है। तो या फिर अगर शुरू में 2 बॉल पे बाउंड्री आ जाते हैं तो तीसरी बॉल पे सिंगल डबल करके सामने वाले को देना होता है, तो वो सोच रहे थे कि हम ही हिट कर रहे हैं तो हम ही कंटिन्यूस हिट करते रहेंगे। इस चक्कर में वो अपना विकेट देते चले गए, थ्रो अवे करते रहे और इंडिया का स्कोर 200 पे आकर रुक गया। इसके बाद जब इंडियन टीम बॉलिंग करने आई तो वहां पर भुवनेश्वर कुमार ने एक बहुत ही अच्छे चैनल को पकड़ा और स्विंग उनका जो था वो देखने लायक था। स्विंग इंग्लैंड टीम ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी बॉल स्विंग होगी और भुवनेश्वर कुमार इस लय से बॉलिंग करेंगे, और लकीली उनको जॉस बटलर का सरप्राइज विकेट मिला। वो भी कि वो बहुत ही जबरदस्त बॉल थी वो, जो कि इन स्विंगर थी, और जब उन्होंने इंडी पर स्विंग करवाया बॉल को तो जॉस बटलर के पैड में लगने के बाद वो विकेट को हिट की। जॉस बटलर सोचे नहीं थे कि वो इतना स्विंग हो जाएगी बॉल, और लकीली इंडिया को वो ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद दूसरे एंड से जब अर्शदीप ने बॉलिंग करना शुरू किया तो वो भुवी को बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब इन स्विंग, मतलब अर्शदीप भी दोनों तरफ से बॉल को अपने स्विंग कर रहे थे और बैट्समैन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ स्ट्रोक को खेलें या किस तरफ अटैक करें। लेकिन रन रेट का इतना प्रेशर था उनको कि वो हर बॉल पे हिट करना उनको मजबूरी थी और वो अपना विकेट देते चले गए। जब ये 2-3 ओवर हो गए तो फिर हार्दिक पांड्या को लाया गया और हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल हिट द डेक हार्ड बॉलिंग की जो उस समय रिक्वायर्ड थी, क्योंकि वो जब वो उसने हिट जब वो डेक को हिट करते थे तो बॉल इतनी तेजी से आ रही थी कि वो बैट पे कनेक्ट नहीं हो रहा था, और या तो वो बैट के ऊपरी हिस्से में लग रहा था या नीचे नीचे वाले हिस्से पे लग रहा था, कनेक्ट प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो इसकी वजह से वो जो उनका कामनेस होता है, या फिर उनको लगा कि ये रन हम चेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक डाउट माइंड में क्रिएट हुआ कि हमको यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 ओवर ऑलरेडी हो चुके थे। अगर वहां से वो और धीरे धीरे खेलते तो रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता और इंग्लैंड बहुत प्रेशर में आ जाती, तो उनको अटैकिंग गेम खेलना ही था।
तो उस अटैक करने में हार्दिक पांड्या के एक ओवर में, मेरे ख्याल से चौथा ओवर था हार्दिक पांड्या का, उस ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए। एक तो आपका लियाम लिविंगस्टोन का उन्होंने विकेट लिया, और दूसरा उन्होंने जो विकेट लिया का लिया, और आपका लियाम लिविंगस्टोन का लिया। डेविड मलान भी बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे, दो या 3 बाउंड्रीज उन्होंने लगा दिया था हर्षदीप सिंह को। बट फिर भी रनों का इतना टारगेट था या रनों का इतना प्रेशर था कि उनको हर बॉल पे अटैक करना था। इसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो हार्दिक पांड्या की ऑलराउंडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी लगी। एक इंटेंट उनका नज़र आया कि वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग पे भी इंडिया को इक्वली सर्व कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही मज़ा आया। जो इंडियन टीम लैक कर रही थी बहुत सालों से, मेरे ख्याल से लास्ट वर्ल्ड कप भी इंडिया उसी की वजह से डाउन एंड आउट थी कि प्रॉपर हार्दिक पांड्या अपनी बैटिंग पे तो यूटिलाइज हो रहे थे लेकिन बॉलिंग प्रॉपर नहीं कर रहे थे। तो इंडिया हमेशा एक बॉलर या 2 बॉलर शॉट होता था, या फिर किसी बॉलर को ज़्यादा मार पड़ गई तो वहाँ पे इंडिया के पास बैकअप नहीं हुआ था। लेकिन हार्दिक पांड्या के आने के बाद इंडियन टीम को बैकअप मिली। उस बैकअप की वजह से हमारे पास 6 बॉलर 7 बॉलर हुए, तो एक बॉलर का अगर एक दिन खराब भी जाता है तो वो नेगेट हो जाता है, और वो उसको ईजिली ओवरटेक कर सकते हैं, या ईजिली हम उसको प्रेशर को दबा सकते हैं कि हाँ कोई बीच में 1-2 ओवर डाल सके, और वहाँ पे अगर विकेट मिल जाता है तो वो बोनस हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 का। बट यहाँ से आगे इंडिया को और इम्प्रूव करना है, क्योंकि इंडियन टीम ने कैचिंग बहुत ड्रॉप किया, कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं। विकेट कीपिंग बहुत पुअर थी दिनेश कार्तिक की, नो डाउट इसमें। और हो सकता है वो बहुत समय के बाद इंडियन टीम के लिए विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इस वजह से हुआ होगा, क्योंकि दिनेश कार्तिक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं, और उनको ये आदत होनी चाहिए ये विकेट कीपिंग करने की। बट होता है इस एज में, ही इज नॉट गेटिंग यंगर डे बाय डे, ही इज गेटिंग ओल्डर ओनली। राइट नाउ he is in 30s, 36, he is, I think he has crossed 35, एंड रिफ्लेक्सेस वो नहीं होते हैं जो कि एक 20 साल 25 साल की उम्र में जो लड़कों की या जो प्लेयर्स की होनी चाहिए। तो दिनेश कार्तिक को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इंडियन टीम को भी यहाँ पे फील्डिंग अपने अगर वो इस तरह से मौके देंगे तो जॉस बटलर कभी भी दोबारा मौका नहीं देंगे इंडियन टीम को वापसी करने का। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स इंडिया के पास कि वो दूसरा T20 भी जीतें और सीरीज़ को देन एंड देयर यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। वो अगर इंग्लैंड को मौका मिला दूसरी T20 में वापसी करने का, तो बिलीव मी वो तीसरा T20 में वो डेफिनेटली इंडिया पे हार्ड आएंगे और यहाँ सीरीज इंडिया गंवा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है उनको पकड़ने का। और अगर इंग्लैंड ऑलरेडी डाउन है, आउट उनको नहीं बोला जा सकता लेकिन डाउन है, और यहाँ पे उनको पकड़ने की बहुत ज़रूरत है। अगर इंडिया यहाँ पे कामयाब होता है तो ये टूर्नामेंट हमारे हाथ में इजीली होगा। आपको ये चीज़ का फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि रोहित शर्मा क्या करना चाहते हैं। एक मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से सभी बैट्समैन खेल रहे थे, जरूर रोहित शर्मा की उनसे बात हुई होगी और रोहित शर्मा ने उनको बताया, मैसेज दिया होगा कि हमें क्या खेलना है और हम किस एग्रेशन के साथ खेलना चाहते हैं और हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करने आए हैं। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज था क्योंकि जितने बैट्समैन आ रहे थे, चाहे वो अक्षर पटेल ही क्यों ना हो, अक्षर पटेल भी इतने हिट मैंने उनको मतलब देखा है आईपीएल में। लास्ट के 2 ओवर, लास्ट के 3 ओवर 2 ओवर बचे हैं वहाँ पे हिटिंग करते हुए, लेकिन आप 11th ओवर पे आए हो या 12th ओवर पे शायद वो आए थे बैटिंग करने, वहाँ पे भी आप हिटिंग कर रहे हो। दैट मीन्स कि मैसेज क्लियर है कि हमें ये नेट रन रेट मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से हमारा रन्स अच्छे बोर्ड पे लगें और इंडिया को एक कुशन मिले कि इंग्लैंड की अगर शुरुआत अच्छी भी होती है तभी भी हम उनको पकड़ सकते हैं कभी भी इस मैच में। क्योंकि रन अगर आप एक बार बना देते हो ना तो आप कभी भी सामने वाली टीम को डाउन एंड आउट कर सकते हो, क्योंकि सारा प्रेशर रन का होता है T20 में। विकेट का कोई प्रेशर नहीं होता। अगर आप 4 भी आउट हैं और एक पार्टनरशिप लग गई 70-80 रन की, आपका मैच वहीं खत्म है। तो मैं ये कभी नहीं मानता कि आपका विकेट का प्रेशर होता है, रन का प्रेशर होता है। आपने अगर रन बनाए रखे हैं 230 220 तो आप 85 to 90% आपके मैच वहीं पे समाप्त हो जाता है। कभी कभार रेयर ओकेजन में चेज हो जाती है 230 200 प्लस स्कोर्स, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य होता है क्योंकि 16 ओवर में अगर 2 बॉलर अच्छे हैं, जसप्रीत बुमराह टाइप से या फिर आपका युजवेंद्र चहल टाइप का कि जो बहुत ही कम रन देते हैं, अगर वो उनके 8 ओवर आप निकाल देते तो 12 ओवर में आपको 15 के रन रेट्स खेलना होगा, 17 के रन रेट्स खेलना होगा, तब जाकर के आप मैच कर पाओगे। क्योंकि सभी बॉलर को आप नहीं मार सकते। एक बॉलर उसमें ऐसा होगा 4 ओवर में जो कि बहुत कम रन देगा, तो वो 4 ओवर अगर आप निकाल देते हो
तो 16 ओवर में आपको वो रन करने होते हैं। मान लीजिए अगर आपने 4 ओवर में 20 ही रन बनाया और आपको 220 का पीछा कर रहे हो, तो 20 में आप तो आपको फिर 16 ओवर में वो 200 रन बनाने होंगे, और 16 ओवर में 200 रन बनाना बहुत ही टफ होता है। तो T20 में आपको हर बॉलर को और हर ओवर को टारगेट करना होता है। अगर आप एक ओवर भी स्लीपेज देते हो तो आपका मैच वहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे मैं मानता हूँ कि जो फर्स्ट ओवर था भुवी का, जिसमें उन्होंने जॉस बटलर को आउट किया था, वहां से इंग्लैंड को मौका ही नहीं मिला कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेल सके। और जेसन रॉय उस फॉर्म में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि हाँ वो डेंजरस लुक सके। लियम लिविंगस्टोन डेफिनेटली एक थ्रेट हैं, और डेविड मलान भी। लेकिन लियम लिविंगस्टोन को और डेविड मलान को एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने जिस ओवर में आउट किया, वहां से गेम बिल्कुल भी इंडिया के पक्ष में आ गया था। वो तो समय की बात थी कि कब उनके नेक्स्ट बैट्समैन आउट हो रहे हैं या कब उनको नेक्स्ट बैट्समैन हमें विकेट थ्रो अवे करके जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक और टेस्ट मैच चल रहा है फ्रेंड्स, आपका ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मजबूत स्थिति में है। मेरे ख्याल से 5 ही विकेट गिरे हैं उनके, एंड 300 के आसपास वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और मार्नस लबुसैन एंड स्टीव स्मिथ ने दोनों ने सेंचुरी की है। ये मार्नस लबुसैन का फर्स्ट ओवरसीज सेंचुरी है, एंड स्टीव स्मिथ की मेरे ख्याल से 18 से 20 महीने हो गए होंगे उनके टेस्ट में सेंचुरी आई हुई है उनकी। 18 से 20 महीने के बाद ये उनकी सेंचुरी हुई है, तो दोनों के लिए हैप्पी मोमेंट्स है। और स्टीव स्मिथ तो अभी भी नॉट आउट हैं, जो कि मेरे जो लगता है कि कल ये और कंसोलिडेट करेंगे एंड 150 के आसपास स्टीव स्मिथ जाएंगे डेफिनेटली। और अगर उनको मौका मिला या और लंबा पारी वो खेल सकें तो 200 भी डेफिनेटली उनके लिए कम, बहुत ही कम स्कोर होगा इस पिच के लिए। और एक बार आप इस पिच पे या श्रीलंकन कंडीशन पे अगर आप 450 का टोटल लगा देते हैं, 450 500 का, तो वहाँ से फिर टेस्ट मैच को जीतना बहुत आसान हो जाता है। और ये मैं मानता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में अगर आपने बोर्ड पे रन लगा दिए हैं 500, ये दिस इज़ नॉट इंग्लैंड, दिस इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया कि हाँ 450 400 के बाद भी आप सेफ हैं। तो यहाँ पे आप 450 500, क्योंकि फोर्थ इनिंग में खेलना, उस टाइप की ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेल सकते हैं फ्रेंड्स, जिस तरह से आप इंग्लैंड में खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रू विकेट होती है। यहाँ पे थर्ड डे सेकंड डे से ही विकेट में टर्न होना शुरू हो जाएगा, बॉल लो रहती हैं, कभी कभार बॉल ऊपर नीचे होंगी, कभी बॉल आपका स्विंग होती है, कभी बॉल आपकी स्पिन होना चालू हो जाती है, तो पकड़ना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो श्रीलंका भी बहुत ही ट्रबल टाइम से गुजर रही है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। वनडे में तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, वनडे श्रृंखला उन्होंने जीती थी। तो लगा था ऐसा कि टेस्ट मैच में भी वो कमाल करेंगे, बट प्लेयर्स अनअवेलेबिलिटी, फिर बीच में कोविड हो गया एंजेलो मैथ्यूज़ को, तो उसकी वजह से टीम पूरी डिसरप्ट हुई। और टीम में जब एक बार किसी एक प्लेयर को कोविड हो जाता है तो सभी प्लेयर्स, बाकी प्लेयर्स भी इसमें फियर फैक्टर में होते हैं कि मैं भी तो उनके साथ था, मैं भी उनके साथ था। तो एक साइकोलॉजिकल हो जाता है कि उनको भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी इन्फेक्टेड ना हूँ, मैं भी इन्फेक्टेड ना हूँ, तो वो उस इंजॉयमेंट के साथ कभी नहीं खेल पाएंगे। वो हमेशा एक प्रेशर में, एक डर का माहौल के साथ खेलते हैं। शायद यही वजह थी जब लास्ट ईयर कोविड के कारण इंडिया ने ये टेस्ट मैच पोस्टपोन किया था कि वी आर नॉट रेडी मेंटली, बिकॉज आपके जिस प्लेयर के साथ आप रह रहे हैं उसको अगर कोविड हो जाए तो आपको तो ये हमेशा रहेगा ना कि हाँ मैं सुबह उनसे मिला था या मैं दोपहर में उनके पास गया था, तो हो सकता है मुझे हो। फिर वो चीज़ होगा कि मैं उनसे मिला, मैं इनसे मिला, तो मेरे पास भी वो चीज़ आ सकती है। तो इसीलिए एक डर का माहौल, ये कोविड ऐसा है कि डर का माहौल हमेशा रहता है। आप कितने भी वैक्सीन लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन ये तो ह्यूमन बॉडी है, कभी भी आपका अटैक कर सकता है, कभी भी आपके ऊपर रिवर्स हो सकता है सब कुछ। और कोई प्रूफ तो है नहीं फुल प्रूफ कि हाँ मेडिसिन ले लिया तो आपको कुछ नहीं होगा। तो एक जो डर है साइकोलॉजिकल, वो बहुत बड़ा होता है, उससे ओवरकम करना बहुत कम लोगों में हो पाता है ये चीज़, क्योंकि सभी लोग यंग हैं, हार्डली 20 के एज होंगे, सबकी यंग फैमिली है, तो बहुत मुश्किल होता है। बट मेरी शुभकामनाएं हैं बीइंग सब कॉन्टिनेंट टीम की श्रीलंका अच्छा खेले और अच्छा उठे, एटलीस्ट ये टेस्ट को वो ड्रॉ करे, इससे एक मोरल बूस्टर होगा। और पाकिस्तान भी उनके कंट्री में आ चुकी है ऑलरेडी, तो उनके साथ टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान को भी वो अच्छा मैचअप दे सकें या अच्छा उनके साथ ये कर सकें कि हाँ अपनी टीम को वो बेटर कंडीशन पे ला सकें और बेटर पोजीशन पे ला सकें। तो ये सारी मैच थी। इसके साथ ही फ्रेंड्स इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो तीन ओडीआई मैचेस जिम्बाब्वे में खेली जाएंगी। ये जो सीरीज़ है वो
सुपर आईसीसी की जो सुपर लीग है उसका पार्ट होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिम्बाब्वे के लिए स्पेशली कि इंडिया जैसी टीम वहाँ पे आए और खेलेगी रेवेन्यू पार्ट से भी, और चूंकि अगले साल वर्ल्ड कप होना है तो उसमें पॉइंट गेन करने के लिए भी उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनका क्वालिफिकेशन उस बेसिस पे हो जाए। तो मोस्ट मुझे नहीं लगता कि फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम वहाँ पे जाएगी, डेफिनेटली बी साइड होगी, लेकिन हाँ 4-5 प्लेयर्स होंगे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंडिया के हिस्सा होंगे और वो ट्रैवल करेंगे जिम्बाब्वे। बिकॉज इंडियन टीम ये कभी कभी नहीं चाहेगी कि इनएक्सपीरियंस टीम को भेज दे और वहाँ पे 1 या 2 मैच हार जाए। तो मेरे ख्याल से कैप्टन रोहित शर्मा तो डेफिनेटली वहाँ पे रेस्ट करेंगे, विराट कोहली रेस्ट कर सकते हैं। आपके जो बिग बॉलर्स है जसप्रीत बुमराह, सामी हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, आर अश्विन हो गए, ये सारे रेस्ट पे ही रहेंगे। चहल एंड अक्षर पटेल एंड देन भुवनेश्वर कुमार, ये लोग ट्रैवल करेंगे। ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, जो भी यंग लॉट के प्लेयर्स हैं, सूर्य कुमार यादव, तो ये सारे कुछ रहेंगे। हो सकता है कि रविंद्र जडेजा जा सके, क्योंकि जडेजा और हार्दिक पांड्या दोनों को मैं वनडे टीम में खेलते हुए देखना चाहता हूँ वर्ल्ड कप में, क्योंकि इससे एक बैलेंस भी अच्छा रहेगा। और दूसरा ये रहता है कि इंडियन टीम के पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, फास्ट बॉलर का भी और स्पिनर का भी। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर आज टीम पिक करना हुआ कि वर्ल्ड कप की टीम को पिक करना है, तो मैं आज की डेट पे जो मेरे 11 बेस्ट 11 होंगे वो ये होंगे कि शिखर धवन, देन रोहित शर्मा, देन विराट कोहली। चौथे नंबर पे मैं श्रेयस अय्यर या फिर सूर्य कुमार यादव को देखना चाहूँगा। दोनों में से फॉर्म जिसकी अच्छी होगी उसको मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा चौथे नंबर के लिए। 5वें नंबर पे मैं नो डाउट मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊँगा। 6वें नंबर पे मैं हार्दिक पांड्या के साथ जाऊँगा। 7वें नंबर पे मैं रविंद्र जडेजा के साथ जाऊँगा। 8वें नंबर पे मैं अश्विन या फिर युजवेंद्र चहल, दोनों में जिसकी फॉर्म अच्छी होगी वो जाऊँगे, बट आई विल प्रेफर रविचंद्रन अश्विन ओवर चहल। 8वें नंबर पे वो जाएंगे। 9वें नंबर पे आपके जसप्रीत बुमराह होंगे। 10वें पे आपके सामी होंगे, और 11वें पे अगर भुवनेश्वर कुमार फिट हैं तो भुवनेश्वर कुमार होंगे, या फिर 11वें पे मैं या तो फिर अर्शदीप को रखूँगा या फिर हर्षल पटेल को रखूँगा, क्योंकि ये दोनों मुझे बॉलर बहुत अच्छे लगते हैं। या अगर उस समय पे दीपक चाहर फिट होते हैं या दीपक चाहर के पास अच्छी फॉर्म लगी हुई है तो दीपक चाहर को आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पे शार्दुल ठाकुर, इन सब प्लेयर्स का कोई काम नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। शार्दुल ठाकुर आपके बहुत बड़े अच्छे यूटिलिटी प्लेयर बन सकते हैं सब कॉन्टिनेंट। गावस्कर जी ने कहा कि फॉरेन कोचेस को बैन करना चाहिए आईपीएल में, ये स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आज के डेट में सभी लोगों को सभी चीज़ का एक्सेस है। वीडियो एनालिस्ट होते हैं टीमों के साथ, जो जिनका काम ही होता है कि वो चेक करे कि इनकी क्या प्लेइंग, इनकी स्टाइल क्या है, इनकी वीकनेस क्या है। तो इस सब से चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आईपीएल का कोचेस फॉरेन कोचेस नहीं होने चाहिए। आप ये भी तो पॉजिटिव सोच सकते हैं ना कि वो फॉरेन कोचेस आते हैं आईपीएल में तो वो अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जो कि हमारे जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं वो उनसे सीख सकते हैं। आप पॉजिटिव वे में भी तो देख सकते हैं, बट आपने नेगेटिव ही चूज किया। बट मुझे जो ये स्टेटमेंट है ये बचकानी लगी। नो डाउट हर किसी का अपना एक स्टेटमेंट होता है, बट मेरे हिसाब से तो ये ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि फॉरेन कोचेस को बैन करना चाहिए या फिर फॉरेन कोचेस के बारे में हमें रिव्यू करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ है, और इसी के साथ हम आज विराम लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने आप को और अपने पेरेंट्स को हमेशा टेक केयर करते रहिए। बाय, साइनिंग ऑफ।